हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम हाइपर कॉन्जुगेशन को थोड़ा और जानेंगे। ओके, सो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने सारा बेसिक जान लिया था अबाउट द हाइपर कॉन्जुगेशन एंड एल्केन में किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, किस तरीके से उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, वो भी हमने देख लिया था, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम जानने वाले हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल्स में कैसे देखने को मिलेगा। ओके, सो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने रेजोनेंस में समझा था स्ट्रक्चर्स को बनाना, बिल्कुल कुछ वैसे ही है। ओके, सो मैं रेडिकल्स में आज आपको समझा रही हूँ, उसके बाद में आपको कार्बोकैटाइंस में अपने आप से ट्राई मारना है। अगर आप कर लेते हैं तो आप समझ लो आप होशियार हो गए बहुत हाइपर कॉन्जुगेशन में, राइट। सो ये रहा हमारा फ्री रेडिकल। ओके, या सो अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी एक बॉन्ड को क्या करेंगे, रेडिकल में चेंज करेंगे। ओके, सो ये वाला बॉन्ड हम लेते हैं। हमें पता होता है कि हमारा जो एक बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। सो एक इलेक्ट्रॉन हमारा हाइड्रोजन के पास में है और एक हमारा कार्बन के पास में है एंड बाकी के 2 हाइड्रोजन एज इट इज जुड़े हुए हैं, राइट, एंड लाइक दैट। ओके, ये हमारा बिल्कुल वैसे ही है। अब देखिए आप, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे, इस तरीके से एक बॉन्ड बना लेंगे। सो यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड ये एज अ फ्री रेडिकल प्रेजेंट रहेगा। ओके, सो देखिए ये हमारी जस्ट समझने की बातें हैं। ओके, ये सारा आपको पता ही है, जो हमने रेजोनेंस पढ़ा था वो क्या था, एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना होता है, राइट। सो कुछ इस तरीके से, राइट। अब हम जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, इसमें से किसी भी एक बॉन्ड को ऐसे ही क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है, उसके रेडिकल्स बनाएंगे। सो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे ऐसे, आप समझिए। ओके, तो ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे एंड ये एज अ रेडिकल क्या रहेगा, फ्री रहेगा, ठीक है। सो इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा एंड या ठीक है। चलिए अब क्या है, हमारा ये वाला बॉन्ड बचा है। सो अब हम इस वाले बॉन्ड को ऐसे ही दिखाएंगे, किस तरीके से, ये बिल्कुल इस तरीके से जुड़े होंगे एंड यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन एज अ रेडिकल शो करेंगे एंड लाइक दैट। ओके, अगर अब मैं आपसे यहाँ पूछूं कि हमें कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलने वाली है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, सो आपको मैंने जो एक ट्रिक बताई थी लास्ट टाइम, ओके, लास्ट वीडियो में, वो क्या थी, सिंपली आपको क्या पता करने हैं, आपको अल्फा हाइड्रोजन्स पता करने हैं एंड उसमें 1 प्लस कर देना है, राइट। सो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास कितने थे, 3। दिस इज अल्फा कार्बन एंड दीज आर अल्फा हाइड्रोजन्स, राइट। सो वी विल गेट 4। 4 कौन कौन सी, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, okay, because this is unstable structure, that is most unstable structure than 1 2 and 3 and 4, right। so इस तरीके से हमें मिलने वाली हैं क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। चलिए अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैं रखती हूँ और उनको सॉल्व करते हैं हम मिलकर, ठीक है। अब हमने इतना सब पढ़ लिया है तो भाई इसको कहीं ना कहीं अप्लाई करके कुछ ना कुछ तो हमें मिले, राइट। सो हम पता करने वाले हैं स्टेबिलिटी, किस तरीके से पता करते हैं, लेट्स सी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है जिसमें कि आपको क्या दिख रही है कि 3 एल्कीन बनी है। अब मैं अगर आपसे यहाँ पे पूछ लूँ कि इनमें से कौन सी एल्कीन है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो आप कैसे पता करेंगे, बहुत ही ईजी है क्योंकि आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया है, राइट। सो यहाँ पर ये हमारा क्या है, अल्फा कार्बन, सो वी हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, राइट। एंड यहाँ पर हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, वी हैव 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, ओके। एंड हेयर वी हैव हाउ मच, 3 यहाँ पर होंगे, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, सो 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, ओके। सो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या था, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे वो स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल है हमारी 3rd, देन 2nd एंड देन 1st। ओके, इजी था ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक पेंसिल बहुत लाइट लग रहा है तो हम पेन ले लेते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे फिर से हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है और आपने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किया है कुछ उस तरीके से ही ये वाला भी क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। सो आपको पता करने हैं क्या, अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो फटाफट बताइए मुझे इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारे क्या है, अल्फा कार्बन, और इससे क्या जुड़ेंगे, दो हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होंगे, दो हाइड्रोजन्स होंगे, दैट इज यहाँ पर वी हैव 4 अल्फा हाइड्रोजन्स, वेयर एज यहाँ पर हमारे पास है 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, 2 यहाँ पर होंगे एंड 1 यहाँ पर होगा, राइट। एंड इस वाली स्ट्रक्चर में हमें कितने अल्फा हाइड्रोजन्स मिलने वाले हैं, दैट इज 7 अल्फा हाइड्रोजन्स, 2 यहाँ पर एंड 2 यहाँ पर एंड 3 यहाँ पर, राइट। अब आप आसानी से मुझे इनकी स्टेबिलिटी बता देंगे। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा थर्ड एंड देन फोर्थ, सॉरी फर्स्ट एंड लास्ट वन इज सॉरी सेकेंड, ओके। सो ये होगा कुछ हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके से हम देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखूं, जस्ट अ मिनट, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो हमने बॉन्ड को कुछ गोल गोल दिखा दिया इसमें, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे भी दिखा सकते हैं बेंजीन को। सो बेंजीन के पाई बॉन्ड्स क्योंकि पूरे में डीलोकलाइज होते हैं। तो अब इस स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स कितने होंगे। सो वेरी इजी, ये हमारा क्या है, अल्फा कार्बन, एंड यहाँ पर क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन्स होंगे कुछ इस तरीके से। सो वी हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। नाउ आप आसानी से मुझे इसमें बता पाएंगे यहाँ पर कितने हैं, लिख देती हूँ मैं एक बार, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स यहाँ पर, 3 यहाँ पर होंगे एंड 3 यहाँ पर होंगे, राइट। सो टोटल कितने हुए, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, वेयर एज 3 3 3, नाउ वी हैव 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, ओके। सो अब आसानी से आप स्टेबिलिटी बता देंगे। थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंड एंड लास्ट वन इज फर्स्ट, ओके। चलिए ये तो बात थी एल्कीन में, कुछ बेंजीन टाइप का सिस्टम भी आपने देख लिया। नेक्स्ट इज की कार्बोकैटायन सिस्टम अगर आपको दे रखा है तो उसमें कैसे स्टेबिलिटी बताएंगे। वेरी इजी, जस्ट आपको देखना है क्या, अल्फा हाइड्रोजन्स, ओके। सो अल्फा हाइड्रोजन्स 3 यहाँ पर होंगे, ओके, चलिए लगा देते हैं, एंड 2 यहाँ पर होंगे एंड 2 यहाँ पर होंगे, तो टोटल कितने हो गए, 7, राइट। सो वी हैव हेयर 7 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, फटाफट से बताइए मुझे। तो यहाँ पर वी हैव यहाँ पे 1 होगा, राइट, ओके, एंड यहाँ पर कितने होंगे, 2 होंगे। सो वी हैव ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, राइट। उसके बाद में आगे देखते हैं, इस वाली स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, एंड अल्फा कार्बन ओनली हमारे पास क्या है, यही है। तो यहाँ पर अपने पास ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है। सो अब स्टेबिलिटी बताना बहुत ही आसान है। फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन सेकेंड, देन थर्ड, ओके। तो आपको इतना सारा हाइपर कॉन्जुगेशन जो पढ़ाया, उसके पढ़ाने के पीछे यही रीज़न था कि अगर ऐसा कुछ आपको पता करना हो तो अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पता है तब आसानी से बता लेंगे, राइट। चलिए अब आपके लिए मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिखा है, ये वाला, ठीक है। अब आप मुझे ये वाला बताइए कि अगर मैं इसमें आपसे पूछ लूँ कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताइए तो आप कैसे बताएंगे। यहाँ पे तो आपने आसानी से मुझे बता दिया क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन्स अलग थे, ओके, बट यहाँ पर आप कैसे बताएंगे, कैन यू टेल मी, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन वाला फंडा यहाँ तो काम नहीं आने वाला, बट कोई बात नहीं। आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है क्या, बिल्कुल पढ़ा है। तो उससे रिलेटेड पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं जिससे आपको ऐसे क्वेश्चन करने में आसानी हो, तब हम इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर नोट करके एक चीज़ लिख लीजिए। अगर आपके दिमाग में ही नोट हो जाए तो कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज लिख लीजिए, ठीक है। सो आपको लिखना है कि
जो मेटा पोजीशन होती है ओके, वहाँ पर हमें रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलता है। ओके, क्या देखने को नहीं मिलता है? रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। डू नॉट अकर, ठीक है। दैट इज़ कि अब जो आपके सामने एग्जाम्पल था उसको बताने से पहले ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी था। सो यहाँ पे मैंने जो बात की इंडक्टिव फैक्ट की, वो जस्ट इसीलिए की क्योंकि अगर आपको ऑर्थो मेटा पैरा नहीं पता है तो मैं एक बार आपको बता दूं, ये जो कोई भी ग्रुप लगा होता है इसके जस्ट वाले कार्बन, जस्ट बाद वाले कार्बन को हम लोग कहते हैं ऑर्थो। दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। ओके, अगेन दिस इज मेटा एंड दिस इज ऑर्थो। सो आपकी पैरा पोजीशन ये है, ये क्या है? मेटा पोजीशन। एंड अभी जो नोट करके मैंने आपको बात लिखवाई वो क्या है कि मेटा पोजीशन पे हमें रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। सो यहाँ पर हमें अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पता करनी है, वो जस्ट पता करनी है विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट हमें हर पोजीशन में देखने को मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सो अब मुझे आप बताइए CH3, ठीक है, CD3 एंड CT3, इसमें से सबसे ज़्यादा प्लस, अच्छा पहले मुझे ये बताइए ये प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे या माइनस आई? अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियोस के थ्रू पढ़ लीजिए। तो अगर आप भूल गए तो मैं बता देती हूँ, जो आपका CH3 होता है या CD3 CT3, ओके, ये आपके क्या शो करते हैं? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे लगने वाला है प्लस आई इफेक्ट तीनों ही जगह। सो आपको पता है कि प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी देगा। ये पॉइंट भी मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको समझाया था, ठीक है। प्लस आई क्या करते हैं? कार्बोकैटायन को स्टेबल करते हैं, माइनस आई अनस्टेबल करते हैं, ठीक है, सॉरी अनस्टेबल करते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्लस आई लगाएगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सो वो स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। सो अगर आपको नहीं याद है तो ये भी आप लिख लीजिए, सबसे ज़्यादा प्लस आई हमें शो करने वाला है CT3, देन CD3 एंड लास्ट इज CH3। ओके, सो नाउ आप आसानी से मुझे बता लेंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी? दिस वन, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे थे बट मुझे ये एकदम से याद आ गया था तो मैंने लिख दिया क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ ही चुके थे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म था, इम्पॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन में। सो आई थिंक आपको सारा क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी का हम कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।